नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा में जो आपकी बहुत सुंदर सी किताब है ना, हिंदी की, उसमें अध्याय 9 की यानी चैप्टर 9 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 जिसका नाम है, मेरे साथ पढ़िए, प्रकृति पर्व। प्रकृति पर्व कौन सा? फूलदेई। अब ये फूलदेई क्या होता है? बच्चों, आपने होली के बारे में ज़रूर सुना होगा। होली में क्या होता है? होली वो त्योहार है जिसमें हम रंगों से एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं, रंग लगाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ पिचकारी में पानी भर के उस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली में क्या होता है? दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम मिठाइयाँ बांटते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, और खूब सारे पटाखे जलाते हैं। उसमें भी हम बहुत धूमधाम से मज़े करते हैं। ऐसे ही फूलदेई एक ऐसा त्यौहार है बच्चों जिसमें होता क्या है कि जब नए नए फूल निकल कर आते हैं, लगते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो उन फूलों को कुछ बच्चे आपस में ग्रुप बना के जाते हैं और तोड़ते हैं और फिर उन फूलों का क्या करते हैं? उन फूलों को ले जाकर अलग अलग घरों में, जो गांव के आसपास घर हैं, उन घरों में उनकी दहलीज पर डालते हैं, दरवाज़ों पर सजाते हैं। और बदले में क्या होता है? बच्चों को खूब सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, कपड़े, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और फूल डालते क्यों हैं? इसलिए, ये बताने के लिए कि आपका जो ये समय है, आने वाला साल है, वो बहुत अच्छे से बीते, दुआएं देते हैं। तो अब चलो, इतना सुंदर ये जो त्योहार है जिसका नाम है फूलदेई, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, मिलकर पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है मिलकर पढ़िए, तो अपन मिलकर पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा और आप ध्यान से उन चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा और मेरे साथ साथ हो सके तो पढ़िएगा। लिखा है बच्चों कि जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। क्यों थी प्रसन्न? क्योंकि कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अभी मैंने आपको फूलदेई के बारे में बताया था बच्चों, है ना। जब भी कोई त्यौहार होता है तो भाई उसके एक दिन पहले या एक रात पहले हमारा उत्साह कुछ और ही होता है, बड़ा मज़ा आता है ना। हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें होती है कि हम वो त्यौहार कैसे मनाएंगे, कैसे अपने दोस्तों के साथ खूब सारे मज़े करेंगे, और हमें कई बार रात को नींद ही नहीं आती। अगले दिन उसकी ईजा मतलब माँ को वहाँ ईजा कहते हैं, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। अब क्यों उठाया? इसीलिए क्योंकि फूलदेई मनाया जाए। और फिर नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। देखो चित्र में, देखिए कैसे बच्चे अलग अलग फूल तोड़ रहे हैं, है ना। आगे क्या लिखा है? आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, जंगल की तरफ तो निकल गए, लेकिन ये इलाका है कौन सा, ये जगह कौन सी है? तो ये है बच्चों उत्तराखंड। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, और चूंकि ये बच्चों के द्वारा मनाया जाता है इसलिए इसे कहा जाता है बाल पर्व। बाल मतलब होता है बच्चे, ठीक है। बाल पर्व यानी बच्चों का पर्व, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये त्यौहार कब आता है? तो बच्चों, ये त्यौहार आता है चैत्र मास की संक्रांति के दिन। अब बच्चों, आपको मैं बताऊं कि जो चैत्र माह होता है ना, वो हिंदू नववर्ष का पहला महीना माना जाता है। और फिर फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी तो है। अब ये बसंत ऋतु क्या है बच्चों? देखिए मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग समय को मौसम में बांट दिया गया है, ऋतुओं में बांट दिया गया है। तो बसंत ऋतु वो ऋतु होती है जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो समय होता है ना, इसे कहते हैं। ये इस समय ना नए नए फूल, नए नए फल प्रकृति में आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती, वो मौसम। आगे लिखा है चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि गर्मी के दिन आने लगते हैं और सर्दियों के ठंडे दिन बीत चुके होते हैं। फिर क्या होता है? उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं, फूल ही फूल हर तरफ। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे कर लिए।
अब आप कहेंगे क्या कि सर हमने गुलाब के फूल का नाम सुना है, कमल के फूल का नाम सुना है, हो सकता है आप बोरांस और फ्योली के फूलों के बारे में नहीं जानते हो। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको आज ही के वीडियो में बताऊंगा टोली के जो फूल हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, चित्र भी दिखाऊंगा। अब यह टोली यानी ये बच्चों का जो ग्रुप है जिसे फुलारी कहा जाता है, क्योंकि ये फूल लेने जाते हैं हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुकती है ये फुलारी यानी ये ग्रुप, और अक्षत और फूल डालती है यानी चावल और फूल। देखिए कैसे ये रुके हैं और फूल और चावल डाल रहे हैं, और डालते समय गाते हैं। क्या गाते हैं पता है? फूल देई छम्मा देई, दैनी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। है ना मज़ेदार। अब देखिए फूले द्वार यानी कि घर में जो है खुशियाँ बनी रहें। आप देखिए जिस घर में ये फूल डाल रहे हैं उस घर में ये जो महिला है ये इन्हें कुछ बच्चों को खाने के लिए कुछ सामग्री भी दे रही है ना। होता क्या है ना कि ये जो गीत अभी मैंने गाया इसका अर्थ होता है कि आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, शुभ हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार यानी अनाज के भंडार भरे रहें, और सभी घरों में फुलारी के आंगन की तैयारी की जाती है। बच्चों, घरों को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाता है और दहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी दोस्त जो पूरा फुलारी का ग्रुप है वो दिन भर दहली पूज कर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई उत्साह मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो हमें बड़ा ही आनंद आता है ना। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों के द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आपको पता है ना, अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यंजन बहुत प्रसिद्ध होते हैं। जैसे बंगाल के रसगुल्ले बड़े ही प्रसिद्ध हैं, आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश का लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। दक्षिण भारत का जो इडली सांभर है वो बहुत प्रसिद्ध है। मुंबई का वड़ा पाव बड़ा पसंद होगा आपको। भाई इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजनों के नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है ना। तो बच्चों, व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है, फिर व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। बड़ा मज़ा आता होगा। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। प्रकृति से प्रेम करना कितना सुंदर है कि आप जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ की जो प्रकृति है यानी पेड़ पौधे, फूल, सारे जीव जंतु, पानी, ये सब की सब कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें इनसे कितना प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो हमारा जीवन संभव है। और सामाजिक सद्भाव यानी सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की खुशियों की कामना करें, यही तो त्यौहार है। तो इसकी सीख बचपन से मिलती है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। मज़ा आया ना मिलकर पढ़ने में? ज़रूर आया होगा। अब बच्चों, पाठ का मज़ा तब है जब हम कोई पाठ पढ़ें और ये देखें कि भाई जो पाठ हमने पढ़ा है वो पढ़ने के बाद में हम उसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो इससे यही समझ में आता है ना क्या, कि हमें जो पाठ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे बहुत पसंद है, जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए देते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो बच्चों देखिए, मेरा जो उत्तर है वो तो कुछ ऐसा है कि त्योहार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
ये हमें समृद्धि, साझा धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अनुभव कराते हैं। बच्चों, त्यौहार ना हमें अलग अलग मौक़ों पर, अवसरों पर मिलने, खुशियाँ मनाने और हमारे जो संबंध होते हैं उन्हें मजबूत करने का अवसर देते हैं। समाज में एकता और सामाजिकता को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए त्यौहार बहुत ज़रूरी है। फिर आगे है, आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो भाई अगर मैं मेरी बात करूं तो हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन मेरा प्रिय त्यौहार है दीपावली। इसके बाद अगला है कि आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हैं? तो बच्चों, मैं मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली जो है इसे बहुत उत्साह और उल्लास से मनाता हूँ। यह त्यौहार दीपों की रोशनी, फुलझड़ियों के धमाके, खिलौनों की खरीदी, सजावट, स्वादिष्ट खाना और मिठाई का आनंद लेने का अवसर देता है। घर के अन्य लोगों के साथ पूरे घर को लड़ियों से हम सजाते हैं। शाम को दिवाली की पूजा करते हैं, रंगोली बनाते हैं और दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बताऊं कि भारत में वसंत ऋतु के आगमन पर कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जैसे होली, बसंत पंचमी, बैसाखी, उगादी यानी गुड़ी पड़वा, विषुव संक्रांति आदि। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो भाई अब मैं जिस क्षेत्र से हूँ बच्चों, उसमें तो हिंदी भाषा का प्रचलन है, जिसमें माँ को माँ जी, अम्मा, मम्मी, माता जी ये सब कह के पुकारा जाता है। आप क्या पुकारते हैं वो ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद में देखो, सोचिए और लिखिए। इसमें हमें सोचना है और फिर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि फुलारी किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान से सुनो कि बच्चों की उस टोली को फुलारी कहा जाता है जो हर घर के मुख्य द्वार की दहली पर रुक कर अक्षत और फूल डालती है। इसके बाद है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? बच्चों की टोली अर्थात फुलारी द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। ये पाठ में ही लिखा है। फिर है अगला प्रश्न कि फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो बच्चों, फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख देने का पर्व है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं, परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर देता है। प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहने की भी प्रेरणा देता है ना? इसलिए अब देखो, आगे है भाषा की बात। इसमें प्रश्न दिया गया है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो ये बता रही कि मैं पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। अब यहाँ लिखा है कि ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम और अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो कैसे हम यहाँ पे, पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र पसंद है। तो अब जब ये लिख दिया कि बहुत पसंद है, बात पूरी हो गई, तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर है, वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। तो वह अपने मित्र गौरव के बाद लगेगा, फिर दीपक के बाद भी एक पूर्ण अल्प विराम लगेगा, फिर ममता और नवजोत ये नाम एक साथ हैं, फिर को भी फल खाने की सलाह देती है। ठीक है, तो देती है के बाद एक पूर्ण विराम यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक, फिर क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं बच्चों।
अब लिखा है पता कीजिए, क्या पता कीजिए, लिखा है कि फूलदेई वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु यानी नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। ठीक है, तो अभी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट का समय दीजिएगा बस मुझे। हाँ, अब लिखते हैं। देखो, जैसे लिखा है दशहरा, है ना। दशहरा जो है ये सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। एक त्यौहार आप लिख सकते हैं यहाँ पे दीपावली। ठीक है, दीपावली जो है ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है यानी हेमंत ऋतु में। एक लिख सकते हैं आप होली। होली की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये मार्च और अप्रैल यानी वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऐसे ही एक त्यौहार जो कि अध्याय में भी दिया है, फूलदेई। फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल में। एक त्यौहार होता है बच्चों छठ पूजा, ये कब मनाया जाता है? ये हेमंत ऋतु यानी नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है हमारे अवकाश यानी हमारी छुट्टियां। अब लिखा है क्या? आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे गई तालिका में लिखिए। जैसे लिखा है ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक है। तो भाई अब मैं अपनी तारीख यहाँ लिख देता हूँ एक अपने हिसाब से। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 21 मई से 30 जून। ठीक है बच्चों, कितने दिनों तक है? तो ये हो गया अपना 1 महीना और 10 दिन। फिर है शरदकालीन अवकाश, तो ये तो भाई अब त्योहारों पे ही मिलते हैं, तो ये दशहरा और दिवाली। ठीक, मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह कम है, आप स्पष्ट लिखिएगा। क्या छुट्टी मिलेगी? 4 से 5 दिन। ठीक, फिर है शीतकालीन अवकाश, तो ये मिलेगा भाई हमको 25 दिसंबर से आप मान के चलिए कि 10 जनवरी तक। ठीक है, तो ये हो गया अपना 15 दिन का, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखिए क्या लिखा है। आइए अपना घर सजाएं। लिखा है कि फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की दहली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने के लिए किन किन वस्तु का प्रयोग करते हैं वो लिखिए। अब बच्चों जैसे मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं रंगों का प्रयोग करता हूँ रंगोली वगैरह के लिए। क्या है बच्चों, त्यौहार में ना घर को अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। उत्सव के लिए विभिन्न रंगीन पट्टियों, चटाइयाँ, कई रंग के गुलाल और फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अब नाम मैंने ले ही दिया कि फूलों का प्रयोग करते हैं, तो एक यहाँ पे नाम आप लिख सकते हैं, फूलों का प्रयोग। ठीक है, आप जानते हैं ना त्योहार में फूलों का भी उपयोग किया जाता है। फूलों की मालाएं, फूलों की चटाई, फूलों से बनाई गई आकृतियां घर को आकर्षक बनाती हैं। फिर और जैसे दिए, है ना, दिए और एक साथ लिख दीजिए रोशनी, इनका प्रयोग आप करते हैं। दीपावली जैसे त्योहारों में दियों का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घर को दीपों से सजाना, उसमें चमक, उत्साह आ जाती है, उत्साह में चमक आती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। फिर आगे है मेरी कलाकारी। अब ये तो बच्चों जो प्रश्न है ये आपको स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी वस्तु से उपयोग से सुंदर तोरण बनाएंगे। तो आपको ही बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कल्पना कीजिए मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। फिर क्या हुआ? बहुत प्रसन्न थी, खुश थी। भाई होना भी चाहिए, उद्यान में जाने पर कौन खुश नहीं होगा। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वे तीनों आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो भाई अब कहानी यह है कि मधुरानी जैसे ही उद्यान में पहुंची, सूरजमुखी बहन सूरज मामा की ओर मुँह किए कुछ बातचीत कर रही होगी। तो मान लेते हैं कि जो सूरजमुखी है वो क्या बोल रहा होगा कि ऐसा बोल सकती है ना कि अरे सूरज मामा आज बड़े चमकीले लग रहे हो। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि अरे सूरज मामा आज बड़े चमकीले लग रहे हो, यहाँ पे सूरजमुखी के पास में।
तो फिर सूरज क्या कहेगा? सूरज कहेगा ना कि आज आसमान एकदम साफ है, इसलिए ज़मीन के नज़ारे साफ दिख रहे हैं। फिर मधुरानी क्या बोलेगी? नमस्ते सूरजमुखी बहन और सूरज मामा, आप लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो सूरजमुखी बोल सकती है कि हाँ मधुरानी, तुम सुबह सुबह इधर कैसे आ गई? तो मधुरानी बोलेगी, बहन दोपहर में सूरज मामा कुछ ज़्यादा ही गर्मी बरसाते हैं, इसलिए सोचा सुबह सुबह थोड़ा बहुत खाने का प्रबंध किया जाए। सूरज कहते हैं, ठीक कहा मधुरानी ने, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं अपने लंबे सफ़र पर चलता हूँ। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि आप बातचीत लिख सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ज़रूर बुरांस के फूलों और फ्योली के फूलों के बारे में जानकारी दूंगा अध्याय के अंत में। तो देखिए, बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं, ये वाले, ठीक है, जो गर्मी के मौसम में आते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ये हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला बच्चों वृक्ष होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और फ्योली की बात करें तो इसके फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। आ गए मतलब बसंत आ गया। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली है और ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अब देखिए, इसके बाद में ना पढ़ने के लिए सिर्फ दी हुई है ये एक बहुत छोटी सी कविता। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने हमेशा सुना होगा ना कि भाई क्या गपशप चल रही है, तो बस ये गप और शप के बारे में है। तो इस कविता का नाम है सुनो भाई गप। तो अब मैं पढ़ूं, देखिए लिखा है, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए, चींटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल, ईंटें 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। अब बच्चों गपशप का मतलब ही ये होता है कि अरे ये तो गप बोल रहा है, यानी कि फेंकने वाली बात, कि जो हो नहीं सकता उस पर बात हो रही है। तो जैसे लिखा ना, चींटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल, यानी इतना सारा तेल लगाया किलों से। ईंटें 2 बगल में ले ली, चित्र में देखो 2 ईंटें बगल में ले ली चींटी ने, सोचो, और सिर पर धर ली रेल। और सिर पे क्या है चींटी के? रेल है ना एकदम गप वाली बात। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए, यानी नाव में नदी डूब रही है। सोचो, नदी में नाव डूबती है ना, ठीक है। आगे है, गधा चढ़ा खजूर पर। अब आपको तो पता है खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है। खाने को अंगूर, क्योंकि खजूर के पेड़ पे क्या लग रहे हैं? अंगूर। पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। आगे लिखा है, हाथी ढमढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए। सोचिए, और बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो ये मालती देवी द्वारा संशोधित है, परिवर्धित है, ठीक है। तो आपको सुन के बड़ा मज़ा आया होगा। बच्चों, आपको ये अध्याय भी ज़रूर बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। हमने फूलदेई परिवार के पर्व के बारे में जाना, उत्तराखंड में जो मनाया जाता है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।